रोशनी आ रही है, क्या आ रही है, रोशनी आ रही है, ठीक है कि नहीं, इस तरह से। और ये P का शेडो Q यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ आ गया, पॉइंट P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ पहुंचा, पॉइंट P यहाँ पहुंचा तो Q यहाँ पहुंचा, पॉइंट P यहाँ पहुंचा तो Q जो है वो यहाँ है, पॉइंट P यहाँ है तो Q 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 यहाँ है, और पॉइंट P यहाँ है तो Q इसका इधर है, पॉइंट P इधर है तो Q इधर है, P इधर तो Q इधर, जब P इधर पहुंचा तो Q इधर आ गया, फिर जब P इधर पहुंचा तो Q यहाँ आ गया। तो आप देखें P ने यूं करके पूरा सर्कल घुमाया तो Q यूं यहां से होकर यूं चला गया Q। तो इसका मतलब एज P इज डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, Q इज डिस्क्राइबिंग वाइब्रेटरी मोशन। P यूं घूमता है तो उसका शेडो यूं वाइब्रेट करता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब P की जो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, P की मोशन अलोंग वाई एक्सिस जितनी भी है उसका वो सारे हिस्से Q के पास, वो जो उसकी मोशन अलोंग वाई एक्सिस है Q वो सारी शेयर करता है उसके साथ। और आपको अगर वो याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्ज करें कि ये रनवे से एक एरोप्लेन यूं ऊपर की तरफ उठा है, जब वो प्लेन यूं जा रहा है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ उसकी वेलोसिटी है, और मुमकिन है कि साथ साथ वो एक्सेलरेट भी कर रहा हो। और मैंने कहा अगर सूरज ऐन ऊपर हो यूं, इस तरह से सूरज की लाइट ऊपर से आ रही हो, तो जो जो ऐसे जहाज यूं उड़ेगा तो उसका शेडो यहाँ होगा, जहाज यूं होगा तो शेडो यहाँ होगा, जहाज यूं होगा तो शेडो इधर होगा, जब जहाज यहाँ पहुंचेगा तो शेडो इधर होगा। तो अब जब ये जहाज यूं ऊपर की तरफ उठ रहा है तो शेडो यूं जा रहा है, ठीक है कि नहीं। जहाज यूं ऊपर की तरफ उठ रहा है तो शेडो यूं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये चीज देखें, ये जहाज ऊपर की तरफ उठा, ये पॉइंट P पे एरोप्लेन पहुंचा, ठीक है कि नहीं। तो हम ये Q उसके इधर नीचे है, तो हमने तीन बातें कही थी। हमने कहा था जी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q इज X कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ P। फिर हमने कहा था जी वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू X कंपोनेंट X component of velocity of P। और फिर हमने कहा था जी एक्सेलरेशन ऑफ Q इज इक्वल टू X कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ P। हमने ये बात कही थी कि नहीं की थी, यानी Q के पास P की डिस्प्लेसमेंट, P की वेलोसिटी और P की एक्सेलरेशन का X कंपोनेंट, ये चीज हमने बात की थी। अब उसके बाद अब इसी चीज को लेकर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी बात बताएं, ये एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ये पॉइंट P की एक्सेलरेशन किस तरफ, जी बेटा पॉइंट P की एक्सेलरेशन किस तरफ, कोई बता सकता है किस तरफ। सेंटर की तरफ। जी, पॉइंट P की एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, उसको कहते क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मुझे बताएं रेडियस की, वैसे रेडियस अगर एक वेक्टर के तौर पे ट्रीट किया जाए तो रेडियस की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जी बता सकते हैं मुझे कि नहीं। जी बेटा रेडियस होता है, रेडियस की डायरेक्शन क्या होती है। वो ग्रिप, राइट हैंड ग्रिप वाला। बेटा रेडियस हमेशा बाहर की तरफ होता है। देखिए ये रेडियस ऐसे है, रेडियस ऐसे है, रेडियस ऐसे, रेडियस को अगर वेक्टर के तौर पे लिया जाए तो रेडियस की डायरेक्शन यूं है, रेडियस का वेक्टर यूं है, एक्सेलरेशन का वेक्टर यूं। सर अच्छा रेडियस का वेक्टर भी लेना चाहेंगे अभी। अगर मैं बताऊं उसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है किसी को, क्या था जी।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला किसी को अगर याद हो तो मुझे बताओ। आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर, शाबाश, यही फार्मूला असल में मैं चाह रहा था। अब मुझे बताएं कि अगर हम इनको वेक्टर लें, ए को भी वेक्टर लें, आर को भी वेक्टर लें, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव? जी, कोई बता सकता है मुझे कि नहीं? नेगेटिव। नेगेटिव सर साइन, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। पूछें क्यों भला? क्योंकि आर का वेक्टर बाहर की तरफ है और एक्सेलरेशन का वेक्टर अंदर की तरफ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये यूं, ये यूं, ये इसके बराबर होगा, या यूं कह रहे हैं। तो ये है जनाब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप अगर ये देखें, ये एक बड़ी सा हम दायरा बनाते हैं, ये दीवार है और इस तरफ से सूरज की धूप आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, और सिर्फ यही एक डायरेक्शन है जहां से सूरज की रोशनी आ रही है। ये एक ओरिजिन ओ है, ये रेडियस आर है, ये पॉइंट पी है। यहां से पी जो है ना घूम के यहां पहुंचे, यानी ये पी की इनिशियल पोजीशन थी, किसी इंस्टेंट पे पी रोटेट करता हुआ यहां आ गया आफ्टर टाइम टी। ये रेडियस आर है और पी के साथ यहां से जो क्यू है, क्यू जो है वो यहां से यहां पहुंच गई, यानी ये क्यू की इनिशियल पोजीशन थी, अब क्यू यहाँ, ये पी, ये उसको पी जीरो कह दें, ये क्यू जीरो कह दें, मीन्स कि ये पी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट। ये एंगल थीटा है। और नॉट टू फॉरगेट ऑफ कोर्स कि इसी थीटा के साथ टाइम से डिवाइड करें तो एंगुलर वेलोसिटी वाबस्ता है, और थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है कि नहीं है। और फिर इसी थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू डालें 2 पाई, और छोटे टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें तो ओमेगा आ जाता है। यानी फुल एंगल रोटेट करें तो उसको 2 पाई रेडियंस कहते हैं, और इधर से इधर तक के टाइम पीरियड को कैपिटल टी कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे सुने, मुझे आप बताएं कि अभी आपको पता है कि पी की एक्सेलरेशन ये क्या है? पी की एक्सेलरेशन ये जनाब पी की एक्सेलरेशन, ये पी की एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं? ये है जी पी की एक्सेलरेशन, ए पी। तो इस पी का जो कंपोनेंट है इस तरफ, क्यू की एक्सेलरेशन फिर किस तरफ हो? इसका शेडो, इस एक्सेलरेशन का शेडो ऐसे नहीं बनेगा जी, ये एक्सेलरेशन ऑफ क्यू नहीं होगी, ऐसा है कि नहीं है? जी सर। और अगर आप देखिए पूरा वेक्टर में एक्सेलरेशन ऑफ पी बनाऊं तो इधर यहां से यहां तक ये फुल क्यू की एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जनाब एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, ये है एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, ये ए क्यू। अब इसको देखकर क्या मैं यहां से ये चीज बना सकता हूं कि ए क्यू ओवर ए पी साइन थीटा के बराबर है? आप लोग इससे मानते हैं कि नहीं जी? इसे मानते हैं कि नहीं मानते जी? ए क्यू एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू ओवर एक्सेलरेशन ऑफ पी साइन थीटा के बराबर है जी। कोई बंदा ना मानता इसको आराम से तसल्ली से देख के मुझे बताएं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, एक्सेलरेशन ऑफ पी का साइन थीटा जी। कोई बंदा इसमें कोई मसला हो तो मुझे बताएं। जी ठीक है, बाकी लोग देख लें बेटा, बाकी लोग भी बेटा देख लें, कोई मसला हो तो मुझे बताएं जी। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मैं हाजिर हूं, मुझे बता दें जी। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखिए, इसके साथ अब एपी के बारे में आपने पढ़ा है कि वो इसके बराबर होती है। अगर आप वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, हम एरो को भी नहीं बनाते बार बार, मगर ये इसके बराबर है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है।
तो ये एक्सेलरेशन ऑफ क्यू को खाली ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इससे मुराद SHM वाली एक्सेलरेशन ही है। क्यू की एक्सेलरेशन क्या है? SHM ही है ना। और इसकी जगह डाल देते हैं -r⍵² साइन थीटा, और एक्सेलरेशन बराबर है -ω² r साइन थीटा। अगर आप नोट करें तो हम x की डिस्प्लेसमेंट यूं नहीं लेते, और वो डिस्प्लेसमेंट यहां ऐसे नहीं है, और ये रेडियस r है, तो इधर एक डिस्प्लेसमेंट और इधर एक खाली रेडियस का वेक्टर भी तो है ना। x/r भी तो साइन थीटा है मौजूद। ये बात भी तो एक फैक्ट है ना जो वहां मौजूद है। ये भी तो एक फैक्ट है, x/r इज इक्वल टू साइन थीटा। x/r इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से मुझे पता चल गया कि x किसके बराबर है? r साइन थीटा के। और उससे फिर एक्सेलरेशन किसके बराबर है? मैं इसकी जगह x डाल दें तो ये बेटा आपके पास SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है, जिसको आप कहते हैं मदर इक्वेशन, मदर इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है कि नहीं? ये कहलाती है जी मदर इक्वेशन ऑफ SHM। इसी को दोबारा देख लें, साफ सुथरा करके देख लें। ये एक सर्कल है, ये लाइट आ रही है, ठीक है कि नहीं है? यहां से पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहां गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो चीज है P यहां गया, बेटा बाकी जगहों पर भी लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। ये देखें Q यहां से यहां गया, ये इस तरह से, ये x डिस्प्लेसमेंट होगी, ये x डिस्प्लेसमेंट, ये r, ये एंगल थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट P के रेडियस के साथ Q की, Q आपको पता ना क्या है, Q ये इधर से यूं गया, ये x/r साइन थीटा के बराबर है, x/r साइन थीटा के बराबर है। ये एक पॉइंट है जो हमने नोट करके रख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर में जब P यहां से यहां गया, हमने P के बारे में कहा कि जी उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अगर उसकी एक्सेलरेशन P की इस डायरेक्शन में है, इसको आप AP कह लें, और सूरज की लाइट यहां से यूं आ रही है, ठीक है कि नहीं? तो और ये सामने दीवार है, तो फिर Q की एक्सेलरेशन यूं होगी, ये एक्सेलरेशन ऑफ Q होगी, क्योंकि P के पास वो सारी चीजें हैं जो Q के पास वो सारी चीजें हैं जो P के y एक्सिस पर है। P की मोशन का y एक्सिस सारा Q के पास। अब यहां से ये एंगल थीटा है, तो हमने पढ़ा कि AQ इज इक्वल टू AP साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा AQ को हम, चूंकि हमें पता है SHM की एक्सेलरेशन, इसको खाली ये रहने देते हैं और इसकी जगह -r⍵² डाल दिया, साइन थीटा है। और फिर उसकी जगह हमने x डाल दी। तो ये बेटा हमारे पास मदर इक्वेशन ऑफ SHM आ गई। ये बेटा क्या आ गई आपके पास? मदर इक्वेशन ऑफ SHM आ गई। इसको आपने जहन में रखना है, ये आपके पास मेन इक्वेशन है SHM, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब ये SHM के बारे में मेन इक्वेशन ये आ गई, तो आए हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। हमें पता चल गया कि ये है जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है कि नहीं? ये है जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, मदर इक्वेशन ऑफ SHM। और अगर आपसे कोई पूछे, आपको पता है इसी से आप ये चीज कंक्लूड करते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इधर से कोई पूछे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो जो आप वो डेफिनेशन करते हैं कि इट इज periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to
directly proportional to the negative of displacement. वो मेनली इस इक्वेशन से निकला। इस इक्वेशन को थोड़ा स्टेप वाइज देखते हैं। एक दफा पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ, उसने कहा कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन इस तरह दी गई, किसी बॉडी की एक्सेलरेशन इस तरह से दी हुई है, ठीक है कि नहीं? कि उन्हें ये पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन इस तरह से दी हुई है किसी बॉडी, तो बॉडी किस तरह की मोशन कर रही है। आप उसे देखते साथ ही कहें कि ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसने कहा अच्छा अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इस बॉडी का टाइम पीरियड क्या है? ये बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है इसका टाइम पीरियड क्या है? बंदा इसे स्टैंडर्ड 2 पाई ओवर 10। जी, आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है? 100 के। और ओमेगा किसके बराबर आएगा? 10 के। और टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, तो 2 पाई ओवर 10। इस तरह आप टाइम पीरियड निकाल लें जी, इस तरह से आप टाइम पीरियड निकाल लें। और इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, तो 1 ओवर टाइम पीरियड ओवर यू, ठीक है कि नहीं बेटा? इसी इक्वेशन को, इसी एक्सप्रेशन को लोग इस तरह भी लिखते हैं। जब वो इस तरह लिखते हैं, इससे मुराद जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यूं वाइब्रेट करते हुए डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वेशन वही है, बिल्कुल वही इक्वेशन है। x जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और y भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दफा पेपर में पूछे क्या क्वेश्चन आया पेपर में ना, एक बड़ा अच्छा, मैं आप एक बात याद रखें, मैं आज जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी सारी गुफ्तगू सिर्फ इसके हवाले से, सिर्फ इसके हवाले से बात करें। इसका मतलब मैं जो भी बात शुरू करूंगा बाजार की इधर उधर घूम घाम कर आएगी इसी के ऊपर, मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं आज। पेपर में क्वेश्चन था जी, पेपर में क्वेश्चन ये था कि ये एक ट्यूब है, ठीक है कि नहीं, और ये पानी में पड़ी हुई है, इसका यहाँ कोई वेट है। ये कहते हैं ये पानी की सरफेस। उन्होंने कहा पानी में जब ट्रांसवर्स वेव्स आई तो ये ट्यूब अप एंड डाउन वाइब्रेट करना शुरू हुई। ये ट्यूब क्या होना शुरू होगी? अप एंड डाउन वाइब्रेट करना शुरू होगी, ठीक है कि नहीं? इस तरह से उन्होंने कहा कि ये ट्यूब अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही थी। और उन्होंने ये कहा कि जी पता नहीं इसका कोई डी डायामीटर था, रो जो थी वो डेंसिटी ऑफ वाटर थी, और जनाब फर्ज करें कि और सारा कुछ मिला मिलू के ना उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यहाँ दी हुई, और जनाब 600 चीजें यहाँ उन्होंने पुट की हुई जनाब, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, डेंसिटी, तो फर्ज करें जनाब यहाँ कोई m भी डाला हुआ, तो ये साथ इधर एक y लिखी हुई है। उन्होंने कहा y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ट्यूब, यानी ये ट्यूब यूं है तो जितना ये ऊपर की तरफ उठती है, अगर ये ट्यूब ऐसे हो जाती है मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती है, उसका सेंटर थोड़ा जितना लिफ्ट करता है ये y है, यानी उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने कहा इस चीज को ऐसे लंबी सी एक एक्सप्रेशन दी हुई इस तरह की शक्ल। अब हमने तो बच्चों को कभी वो एक्सप्रेशन पढ़ाई ही नहीं थी, हम तो ये वाला केस ही नहीं डिस्कस करते थे SHM में। अब बच्चे जो ना आप देख के बड़े परेशान हो गए। क्वेश्चन ये था जी कि एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड निकालें, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड निकालें। बंदा क्या सोचे कि यार टीचरों ने तो हमें ये चीज कराई ही नहीं, और मैंने भी नहीं कभी कराई थी, मुझे क्या पता था ये किधर से आई है, मैं तो ये केस ही नहीं डिस्कस करता। लेकिन अब क्या हुआ, बच्चे सोचे कि ये आपके पास -a रो d ओवर कैपिटल M y है, इसको बंदा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करे। मुझे नहीं पता ये इक्वेशन किधर से आई, आई एम डैम केयर किधर से आई, मगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, ओमेगा स्क्वायर ओ a रो d ओवर कैपिटल M आ गया। ओमेगा किसके बराबर आया? a रो d ओवर M आ गया। और यहां से मैंने टाइम पीरियड निकाला 2 पाई ओवर ओमेगा, तो टाइम पीरियड ओवर 2 पाई अंडर रूट a रो d ओवर M आ गया, और टाइम पीरियड आ गया जी 2 पाई अंडर रूट M ओवर a रो d। इस तरह मैंने टाइम पीरियड निकाल ली। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम टीचर जो आपको लेक्चर क्लासों में देते हैं, हम आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल बता देते हैं। पेपर में एक एग्जाम क्वेश्चन जो बज़ाहिर बड़ा डिफिकल्ट हो,
बज़ाहिर बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो, तो आप उसको हमारे जो टीचरों के लेक्चर होते हैं उनकी पर्सपेक्टिव में देखा करें कि सर ने तो, अब देखें ना, सर ने तो, हमने तो नहीं ना पढ़ाया, तो मैं तो कभी क्लास में कभी किसी बच्चे को ये SHM के चक्कर में इस ट्यूब की मूवमेंट और A रो D और M वाला तो कोई मैंने ऐसे कोई फार्मूला ही नहीं लिखवाया, ठीक है ना। और मुझे खुद भी अगर आप फौरन कहें ना सर इसे डिराइव करें तो एकदम मेरे थोड़े हाथ पैर फूल जाएंगे, मुझे देर लगेगी इसे डिराइव करने, तो और काफी शायद मैं मुशक्कत से उसे डिराइव करूं, मुझे काफी गौर करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन पेपर में आ गई है उस। और वो अक्सर इससे पूछते हैं जी हाउ यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग SHM। आप उससे कहें ये सारा कुछ कांस्टेंट है, acceleration is equal to minus constant y, hence acceleration is equal to this, and this is the condition of SHM, because for SHM acceleration is directly proportional to the negative of displacement। फिर उसने कहा जी कि अच्छा जी इसकी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड निकालो, बंदा इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करे तो पता चले कि ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है, उससे ओमेगा की एक्सप्रेशन आ गई और उससे टाइम पीरियड आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना थोड़ा अकल लड़ाएं तो जो पेपर में क्वेश्चन आया होता है उसको आप डील कर सकते हैं, इवन के वो बज़ाहिर थोड़ा डिफरेंट ही क्यों ना हो। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि कोई आपसे कहे कि इस इक्वेशन को ग्राफ क्या होगा, इसका बता सकते हैं जी कि इसका ग्राफ कैसा होगा जी? अच्छा, पहले मेरी एक बात सुने, आप पहचाने कि ये कौन सा इस ग्राफ जैसा होगा, इस ग्राफ जैसा होगा, इस ग्राफ जैसा होगा, इस ग्राफ जैसा होगा, या इस ग्राफ जैसा होगा, इनमें से किससे मैच कर? सेकंड लास्ट सर, सेकंड लास्ट। ये इससे मैच करते हैं, इससे मैच नीचे की करते। तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन बनेगी। तो ये जो ये y इज इक्वल टू mx टाइप की, यानी इसका मतलब है कि ये अगर आपकी y है, ये पूरी चीज आपकी ग्रेडियंट है, ये y इज इक्वल टू mx की फैमिली बनती है। ये कौन सी फैमिली बनती है? y इज इक्वल टू mx की फैमिली बनती है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये इस तरह का ग्राफ, ठीक है कि नहीं? ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है कि नहीं? ये यूं, और इसकी ग्रेडियंट क्या है? जी, इसकी ग्रेडियंट क्या है जी? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी ग्रेडियंट क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर है एक्सेलरेशन मैक्स, और यहां पर है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्स, यहां पर है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और यहां है एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा जी? आज बात इसी से शुरू हुई थी, ठीक है। अगली बात जो उसने पेपर में पूछी हुई है, पेपर में उसने ये चीज भी पूछी हुई है कि साहिबो बताओ तो सही, साहिबो बताओ तो सही, अगर इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी, इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी में आधी कर दूं तो क्या हो? ये बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आधी कर दूं तो क्या होगा जी? फ्रीक्वेंसी आधी कर देने से ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ग्राफ ऐसा बनेगा जी? मुझे बताएं, क्या फ्रीक्वेंसी आधी कर देने से ये एक्सेलरेशन आधी हो जाएगी जी? कोई मेरी मदद कर सकता है इसमें कि नहीं जी? सर ग्रेडियंट कितना बड़ा हो जाएगा, लाइक छोटा हो जाएगा और अब देखिए, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। पहले बताएं कि फ्रीक्वेंसी हाफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर हाफ करेंगे नहीं सर, बल्कि कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ओमेगा क्या होगा जी? फ्रीक्वेंसी हाफ करेंगे तो ओमेगा भी हाफ होगा। ओमेगा क्या हो जाएगा जी? हाफ, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा जनाब? ओमेगा स्क्वायर 1/4 नहीं हो जाएगा? जी सर। 1/4 हो जाएगा ना। पूछे किस तरह से? देखिए, एक चीज थी ओमेगा 2, इसका स्क्वायर किया हुआ था तो वो 4 था, इसको आधा कर दिया, आधा करके 1 बना दिया, इसका स्क्वायर भी 1 हो गया। इसका स्क्वायर अपनी पुरानी वैल्यू से 1/4 कम नहीं होगी? इसका स्क्वायर अपनी पुरानी वैल्यू से 1/4 कम नहीं होगी? ये चलें एक और मिसाल दे देता हूँ। ये ओमेगा है जनाब 10, ओमेगा स्क्वायर 100, ठीक है।
अब ओमेगा को आधा कर दें, 5 हो गया, और इसका स्क्वायर लें तो क्या आता है 25। तो देखिए ये हाफ हुआ, तो ये कितना कम हुआ है 1/4। 100 को 1/4 से करें मल्टीप्लाई तो नया वैल्यू आती है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हाँ ठीक है। बाकी लोग भी बेटा जवाब देना, पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता चले कि उन्हें समझ आ रही है। जी मोहम्मद अब्दुल रहमान, ठीक है कि नहीं बेटा? जी सर। ठीक है सही है। अच्छा यार, इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ यूं बना हुआ था, अगर ये ग्राफ यूं बना हुआ था, फर्ज करो यहां पर उन्होंने वैल्यू दी हुई है, मैं मिसाल देता हूं ऐसे 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां वैल्यू उन्होंने ली हुई है से -1 मीटर, और यहां वैल्यू ली हुई है 1 मीटर, और यहां से ये देखें ये जो, अब उसने कहा कि मैं इस ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी आधी कर लूं। फ्रीक्वेंसी आधी करने से ओमेगा आधा हो जाएगा, ओमेगा आधा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसकी ग्रेडियंट ओमेगा स्क्वायर से रिलेट हो रही है। इसकी ग्रेडियंट किससे रिलेट हो रही है? ओमेगा स्क्वायर से। तो 1 पे जहां वैल्यू 400 थी उसको आप डिक्रीज करके 100 पे ले आए, जहां 100 है वहां ले आए, सॉरी 100 इधर होगा, इसके ये 3 हिस्से कर लिए, 100 समवेयर हो रही, यहां ले आए, और यहां से भी ये इसके हिस्से हैं -100 पे यहां ले आए, और ये ग्राफ बना दें आप इस तरह से। ये नया ग्राफ बनना था। ज्यादातर बच्चों ने ना इस वैल्यू का हाफ लिया यहां, और इस वैल्यू का हाफ लिया और यूं ग्राफ बना दिया। उन सारों को उनके कट के नंबर, जिन्होंने 1/4, जिन्होंने रियलाइज किया कि इसकी ग्रेडियंट -ओमेगा स्क्वायर है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से इसकी ग्रेडियंट 4 गुना कम होगी, और 4 गुना कम होने से एक्सेलरेशन भी 4 गुना कम हो जाएगी, और यूं नया ग्राफ बनेगा। वो बच्चे जो थे वो ठीक रह गए, वो बच्चे जो थे वो क्या रह गए? वो ठीक रह गए। जरा मुझे बताएं यहां तक किसी बंदे को ना समझ आई? जी जी बता सकते हैं कि नहीं समझ आई अगर तो? जी ठीक, अच्छा अब आगे देखें। बात चल रही थी इसी चीज के ऊपर, इसकी जान नहीं हम तक छोड़ रहे। अब तक पेपर में क्वेश्चन था, पेपर में क्वेश्चन था कि ये कोई प्लेट है, इस प्लेट के नीचे कुछ स्प्रिंग्स बंधे हुए हैं, कोई हुक्स हैं, वो इसको अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं। ठीक है, समझ आती बात? उससे ये पूरी प्लेट ऐसे ऐसे हिल रही है, ठीक है कि नहीं? उसने कहा कि इस प्लेट पे कुछ दाने पड़े हुए हैं, या मेटल बेयरिंग्स पड़ी हुई हैं, कुछ मेटल बॉल बेयरिंग्स पड़ी हुई हैं। कहता है कि ये जब वाइब्रेट करे तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो। एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो, एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसका क्या एम्पलीट्यूड हो, कि इसके ऊपर पड़े हुई जो चीज है वो इसे छोड़ना शुरू कर, यानी मतलब ये जिस तरह ये चीज यूं पड़ी है यूं वाइब्रेट करती है, तो देखिए ये मार्कर वो उछल के इससे हटना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि उठ के गिर जाए, मगर एक चीज देखें, ये ऐसे आस्ता आस्ता वाइब्रेट कर रहा हूं ना, तो जो ये पेन है ना, ये पेन हाथ के साथ ही, हाथ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो पेन का ढकना भी SH उसके साथ SHM ही कर रहा है। अब एकदम मेरा हाथ की फ्रीक्वेंसी तेज हो तो क्या होगा? जब मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी तेज होगी तो ये ढकना उसके ऊपर से गिर पड़ेगा। अच्छा भले मैंने ऐसे ही क्यों ना रखा हो, फंसा के क्यों ना रखा हो, तब भी एक खास लेवल से मेरी हाथ की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये उछल कर गिर जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आया और एक दफा नहीं आया हुआ, कम से कम 4 दफा आया हुआ, और किसी क्वेश्चन का पिछले 10 सालों में या 15 सालों में 4-5 दफा आ जाना काफी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है उसकी। उसने कहा
कि जी प्लेट के ऊपर दाने रखे हुए हैं, रेत के जर्रे रखे हुए हैं, उसे ऑसिलेट कर रहे हैं। एक दफा पेपर में क्वेश्चन हुआ क्या फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है मगर किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करें कि उसके ऊपर रखी हुई चीज गिर जाए। और एक दफा था कि किस एम्पलीट्यूड से रखें, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा करने से चीजें गिर जाती। तो यार आप कैसे ये इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और कैसे वो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे जिस पर रखी हुई चीजें नीचे गिर जाएं, इस पर रखी हुई चीजें नीचे गिर जाएं? बता सकते हैं मुझे, मेरी मदद करें जरा इसमें। सर क्या F इज इक्वल टू म्यू आर लगेगा? यार F इज इक्वल टू जो म्यू आर होता है ना, वो होता है स्लाइडिंग के केस में। आप किसी चीज को यूं घसीटें और जवाब में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगे। यहां बात हो रही है कि उस पर पड़ी चीज उछले, पड़ी चीज कांटेक्ट लूज करे इसके ऊपर। कैसे करेंगे जी सर अब्दुल्ला? वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली चीज से करेंगे क्या? अच्छा अभी फिलहाल मैंने वैसे रेजोनेंस डिस्कस नहीं की और इसमें रेजोनेंस का रोल नहीं है, इस चीज में रेजोनेंस नहीं। आप जो बात करें वो रेजोनेंस के बारे में बात करें। कोई और अपना पर्सपेक्टिव देना चाहे जी? स्प्रिंग की फोर्स वेट से बढ़ जाए तब? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये किसने जवाब दिया है? इबाद सर। हाँ, इबाद। अच्छा जी। लेकिन देखो इस इक्वेशन में फोर्स तो इस्तेमाल नहीं हुआ, इस इक्वेशन में तो फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा एक छोटी सी बात मुझे बताएं, ये प्लेट है जो यूं यूं वाइब्रेट कर रही है, यूं। ये प्लेट आप समझें कि ये प्लेट इस तरह से है जी, अल्लाह आपका भला करे, कि ये प्लेट ये देखिए ये प्लेट है यूं, ये यूं यूं वाइब्रेट कर रही है। आप साइड से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं प्लेट को। प्लेट अप एंड डाउन मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले तो मुझे बताएं कि इस प्लेट की एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है? आपने पूरे चैप्टर में आपको पता चला कि एंड पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। ये बात आपको इस चैप्टर से पता चली कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है उसी वक्त एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सबसे ज्यादा होता है। सर जब ये ऑब्जेक्ट के वेट से रिलेटेड तो नहीं है? जी अभी बाद ने भी यही बात की है कि जी ये वेट से रिलेटेड कोई बात है, लेकिन क्या है वो बताएं आप मुझे। सर जब उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ जाए उससे वेट से। जी बिल्कुल। देखें मेरी बात सुने, अब ये मैं आपको एक डेमो देने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, एक मिनट ठहरे ठहरे, मैं जरा कैमरे को निकालता हूँ, आप इधर देखें। आप एक मिनट ठहरे, आप ये आपके सामने अभी मैं आना शुरू हो गया हूँ, है ना जी? अब आप ये चीज देखें, मैं आपके सामने एक डेमो देता हूँ। ये देखें, एक मिनट यार, अब ये उतारूं तो ये देखें, ये मेरे हाथ को देखें ऐसे, ये क्या किया मैंने, ये देखें, ये मैं इसको देखता हूँ। वैसे वैसे ये नीचे गिरता तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी थी? जी। वैसे ये नीचे गिरे तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है? जी। तो मेरा जी। हाथ, if my hand accelerates, if my hand accelerates faster than g, if my hand is this plate which is moving like this, or if my hand moves faster than g से it accelerates more than g, it is going to leave the pen, leave the this cap. यूं देखिए ना, ये चीज यूं पड़ी है इस तरह से, देखिए ये यूं यूं वाइब्रेट कर रही है ना, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर। when my cell phone vibrates for accelerates more than g, it leaves the cap of the pen, क्योंकि पेन वैसे गिरे तो 9.8 से गिरता है एक्सेलरेशन। मेरे हाथ पर जब तक मेरा हाथ की एक्सेलरेशन 9.8 से कम है तब तक ये इसी तरह ही रहेगा, इसी तरह ही रहेगा। जो ही नीचे मेरा हाथ की मूवमेंट, मेरी एक्सेलरेशन 9.8 से बढ़ती है तो ये मुझे छोड़ देगा। एक
जी जी बेटा, अब यार मैं आपको आई होप समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका जी मतलब सर। ये है कि इस एक्सप्रेशन में -g पुट करें और इसे काट दें और ओमेगा की जगह 2πf पुट करें, तो यार ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो इस फ्रीक्वेंसी पे गिर जाएगा, या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एम्पलीट्यूड निकालें उस पे गिर जाएगा। पाई स्क्वायर। आप जी समझ आ गई है कि नहीं? सर पाई स्क्वायर होगा। जी क्या पाई कह रहे हैं? सर पाई 4 स्क्वायर। पाई स्क्वायर। जी पाई स्क्वायर सही कह रहे हैं, मेरी गलती, माय मिस्टेक। मैं ये माइक दोबारा जोड़ता हूँ, पता नहीं आप सर अभी वैसे आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। सर अब नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। सर अभी भी नहीं आ रही। उतार ही देते हैं, ही देते हैं। अभी आवाज आ सर रही है, अब आ चलो। रही है। आ रही है। अच्छा जी, क्या बात कर रहा था, तो पता चला कि इस तरह से पुट कर देने से आप सर निकाल लेंगे वैसे बेटा आज। सर, हाँ सर ऐसा माइनस मैं जी सुन रहा क्यों हूँ, लिया, प्लस जी क्यों नहीं लिया? वो इसलिए कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाना। मैं अभी आपके साथ वो साइन कन्वेंशंस की बहस में नहीं उलझना चाहता, फिर वो बात और तवील हो जाएगी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने ये नेगेटिव फारग करना होता है ताकि आपका न्यूमेरिक इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाए। वरना अभी मैं वो डायरेक्शनों के और साइन कन्वेंशंस के चक्कर में पड़ गया तो और लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मगर ये बात है कि अगर वो कहे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच द सैंड प्लेस्ड ऑन द प्लेट बिगिंस टू टिप, या अगर वो कहे कि कैलकुलेट द क्या नाम है amplitude at which the sand or an object placed on the plate begins to tip, और एक पेपर में उसने ये भी कहा था कि एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो अप एंड डाउन हो रहा है और ये बंदा इसके ऊपर खड़ा है। वो कहता है किस फ्रीक्वेंसी से ये प्लेटफॉर्म ऑसिलेट करे कि बंदा खौफजदा हो जाए, घबरा जाए और वो प्लेटफॉर्म से उछलना शुरू हो जाए। तो इस तरह करके उन्होंने ये एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज में पूछा हुआ, तो आप हमेशा इस इक्वेशन का हवाला देंगे। आज देखें गुफ्तगू शुरू हुई है तो सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया है और फिर इसी को लेकर आगे चलें, इसी के हवाले से क्वेश्चंस पुट किए। और अगर आपसे कहे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर आएगी। जब आप यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगी, और जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगी। इसका मतलब है सेंटर में एक्सेलरेशन जीरो होती है। अच्छा, आपसे वो अक्सर पूछता है कि जब एक प्लेट अप एंड डाउन यूं वाइब्रेट कर ही रही है, जब प्लेट अप एंड डाउन वाइब्रेट कर ही रही है तो कौन से मुकामात हैं जिन पर सैंड बिगिन टू टिप करेगी, तो वो एंड पॉइंट्स, इस जगह पर या इस जगह पर जहां उसकी एक्सेलरेशन हाईएस्ट होती है। जी कोई और सवाल किसी ने पूछना है तो नहीं, बताएं मुझे। जी जी भाई, किसी ने कोई पूछा, किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। जी नहीं सर। आपको ये बात समझ में आ गई है जो मैंने बताई है? सबको? सही है। आपने बॉटम वाला क्या बात बताई है? मतलब वो पूछता है, वो ये भी पूछता है कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर वो इट विल बिगिन टू टिप, यानी वो सैंड उछल के गिरेगी इसके ऊपर, इस तरह गिरेगी, तो ये एंड पॉइंट्स पे गिरेगी क्योंकि यहीं पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। यहीं पर एक्सेलरेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, इन मुकामात पर गिरेगी एक्सेलरेशन। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे चीज चलती है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो क्या है। अच्छा बेटा, फिर इसी इक्वेशन के थ्रू
इसी को यूज करके मैं अब नहीं बता, मैं सिर्फ रफली मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जनाब सिंपल जो पेंडुलम होता है, बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। इसका जो ये टाइम पीरियड है यहां से यहां तक, वो 2π√L/G है। अगर आप पूछें कि इसको कहां से आपने प्रूव किया, तो इसको भी इसी इक्वेशन की मदद से प्रूव किया जाता है, इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करके बनाया जाता है। कहें तो प्रूफ कर दूं कि नहीं करूं? जी प्रूव सर तो कर। मतलब कि जितनी बड़ी लेंथ होती है उतना 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 ज्यादा कहते हैं टाइम पीरियड होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप नोट करें इस फार्मूले में इसके मास का कहीं पर भी अमल दखल नहीं है। इसका मतलब है इसका मास से इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप सर वॉल्टर यूट्यूब पे डायल करें ना, सर वॉल्टर लिखें, सर वॉल्टर लीवन्स लास्ट लेक्चर, तो उसमें सर वॉल्टर लीवन वैसे क्लास में नहीं पढ़ाने आए, वैसे आए थे, उन्होंने एक लेक्चर दिया, उसमें वो पेंडुलम को यूं यूं घुमाते हैं, उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं, फिर वो खुद भी उसके साथ लटक जाते हैं, खुद भी उसके साथ लटक जाते हैं। अब जब जाहिर है वो खुद उसके साथ लटक गए हैं तो उनका उनका मास बढ़ गया, पेंडुलम का मास बढ़ जाने के बावजूद उसका टाइम पीरियड 4.4 सेकेंड ही रहता है। ठीक है, फिर उसको वो इस तरह करके ऑसिलेट कराते हैं छोटे एम्पलीट्यूड पे, फिर बड़े एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कराते हैं, तब भी टाइम पीरियड यही रहता है। ठीक है ना, वो उसमें प्रूफ करके दिखाते हैं कि टाइम पीरियड जो है ना तो इसका इसके मास पे डिपेंड करता है ना एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर वो छोटे एम्पलीट्यूड को 4.4 से करेगा तो बड़े एम्पलीट्यूड को भी 4.4 से ही करेगा। इसका मतलब है इसमें स्लो मूव करेगा, इसमें तेज मूव करेगा। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड बड़ा हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी बड़ी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है कि नहीं? और इसी तरीके से जो मास अटैच टू द स्प्रिंग होता है, वो जो है उसका ये जो टाइम पीरियड है ये बराबर है 2π√m/k के। ठीक है कि नहीं? एक दफा किसी पेपर में ये डेरिवेशंस आई थी, ये आई थी अक्टूबर 2002 में। आधा मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो डेरिवेशंस आपको कराऊं, और आधा मेरा दिल कर रहा है कि ना करूं। ठीक है कि नहीं? कराने की वजह पूछो क्या है? कराने की बात यह है कि तुम्हें पता है कि इस दफा तुम्हारा पूरा जो ग्रेड है वो सिर्फ A2 के पेपर से बनेगा। A2 का पेपर तुम्हारा 100 नंबर का अच्छा हुआ, पेपर 4, तो तुम्हारा ग्रेड चला जाएगा, अच्छा A ग्रेड हो जाएगा। माजी में A2 का जो पेपर होता था ना 100 मार्क्स का, उसमें 65 पे उसका थ्रेशोल्ड बनता था A ग्रेड का, 35 मार्क्स का गैप होता था। लेकिन मुझे इस दफा अंदाजा है, क्योंकि चूंकि AS का बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, तो सारे बच्चे A2 में जान मारेंगे, अपनी पूरी जान मारेंगे, तो इसका थ्रेशोल्ड ऊपर उठकर 75-80 पे जाएगा। तो लाजमी बात है कि इसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फिर आप जरा पूरी अगर लगे कोशिश कर ही रहे हैं तो इसको अच्छी तरह देख लें, आए सीख ही लें इसको, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। और आज हमारा गुफ्तगू क्या है? सिर्फ इस इक्वेशन के पीछे पड़े हुए हम। लेक्चर शुरू इस इक्वेशन से हुआ है और इसी इक्वेशन के हवाले से बात चल रही है। आ जाए जी, ये सिंपल पेंडुलम, ये देखिए, ये मास, ये लेंथ, ठीक है। अच्छा, आपने इस पेंडुलम को जरा सा ऐसे ऊपर उठाया और नोट करें कि आपका जो ये वाला एंगल है ना, जब ये यूं ऊपर गया तो ये एंगल स्मॉल होना चाहिए। थीटा कितना स्मॉल? इट शुड बी स्मॉल। कितना स्मॉल? ये लेस देन 5 डिग्री ही हो तो अच्छा है, क्योंकि जो लेस देन 5 डिग्री के एंगल होते हैं उनमें आप ये वाली अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन, और इसमें थीटा रेडियंस में रखना है, थीटा इज इन रेडियन। ठीक है ना? अब अगर आप ऐसा करें, कैलकुलेटर से पूछें साइन ऑफ 0.1 रेडियन, तो आप देखेंगे कि वो आपको ऑलमोस्ट 0.099 को वैल्यू देगा, वो भी ऑलमोस्ट 0.1 ही होती है। चेक करके देख लें बेशक। अच्छा, अब इस पे लगने वाले फोर्सेस देखें क्या क्या है। ये mg है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है कि नहीं?
mg को रिजॉल्व करें, ये है जी mg cos ऑफ थीटा और ये है mg sin थीटा और ये है जी टेंशन T। मैं थोड़ा सा इसको मजीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखें, ये है पेंडुलम, ये उसकी सेंट्रल लाइन आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर। ये एंगल थीटा है, ये है जी डिस्प्लेसमेंट x। फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स ये है mg cos ऑफ थीटा, ये है जी टेंशन T और ये है mg sin थीटा। जी, mg sin थीटा। अब आप मुझे बताएं कि टेंशन ने किसको बैलेंस किया? mg cos थीटा। टेंशन ने किसको बैलेंस किया? mg cos थीटा को। टेंशन ने किसको बैलेंस किया? mg cos थीटा को। ठीक है कि मान लिया हमने। कौन सा फोर्स है जिसे किसी ने नहीं बैलेंस किया? जी, mg sin थीटा। तो इसको वापस मीन पोजीशन पे कौन फोर्स चाहता है कि ये वापस आए अपने मीन पोजीशन पे? जी, कौन सा फोर्स चाहता है कि ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आए? mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो मुझे यहां माइनस एम ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी वजह, और या इस तरह कह लेंगे एंगल थीटा की ये मूवमेंट है और फोर्स चूंकि उसके ऑपोजिट है, इसलिए उसकी वजह से भी नेगेटिव है। या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट है, तो इसलिए माइनस एम ए लगाना। अब एम एम से कैंसिल, जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो जब बताए जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? जी सर आ गया। अच्छा, अब अगर आपको पता है, मैंने कहा फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, फॉर दिस एंगल टू बी स्मॉल, फॉर थीटा स्मॉल, इसलिए आपको पता है, आपको कहा जाता है, आपको स्कूल लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट ऑसिलेशंस के थे, आपको ये हमेशा टीचर ने कहा होगा कि एम्पलीट्यूड कम रखें, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम रखेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड रखेंगे, बहुत बड़े एम्पलीट्यूड का नुकसान क्या होता है कि ये जिस आपने तो इसमें थीटा को स्मॉल लेकर उसकी अप्रोक्सीमेट और जो इक्वेशन डिराइव करेंगे, जब आपने साइन थीटा को थीटा लिया तो वो एक्सप्रेशन जो आप आगे डिराइव कर रहे हैं वो है ही स्मॉल एंगल के लिए, वो है ही किसके लिए? स्मॉल एंगल के लिए। जब आपने डिराइव ही स्मॉल एंगल के लिए की है, तो फिर तो अब आप उसको लार्ज एंगल पर जब लेके जाएंगे तो आंसर गलत ही आना है, और फिर लार्ज एम्पलीट्यूड पर होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपका आंसर इसलिए गलत आएगा क्योंकि आपने तो एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में ही नहीं लिया। आपने तो जो इक्वेशन डेवलप किया उसमें तो आपने एयर रेजिस्टेंस का कुछ जिक्र तक ही नहीं किया, तो इसलिए एक्सेलरेशन ये इस तरह से आ गया। अब आप खुद ये चीज देखेंगे, जो ये थीटा है इसे आप किससे रिप्लेस करेंगे? ये देखें, ये यूं है, यहां से पेंडुलम यूं गया, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, ये एक्स है। आपको याद है वो आप सर्कल में आर्क लेंथ जो यूज करते थे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसकी जगह आप एक्स ले लेंगे, रेडियस की जगह एल ले लेंगे, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एक्स ओवर एल के। थीटा किसके बराबर है? एक्स ओवर एल के। तो यहां से जी एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। अब इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशंस, तो आपका ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? जी ओवर एल के। और ओमेगा किसके बराबर आएगा? अंडर रूट जी ओवर एल के। और यहां से फिर टाइम पीरियड क्या बना? 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर ओमेगा की जगह अंडर रूट जी ओवर एल डाल दें और फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी बन जाता है। तो ये है जी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगर आप कहते हैं तो दोबारा ये नीट कर दूं कि नहीं? जी यार, डू यू वांट मी टू डू इट नीट और व्हाट? सही है सर। हाँ, क्या कर ही देता हूं यार।
बेटा एक ही दफा जोर मारो, 100 नंबर का पेपर है, अच्छा पेपर करके आओ। अब A2 पर ही सारा डिपेंड करता है। ये यूं, ये देखें, ये x है, ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है। x इज इक्वल टू l थीटा। ये कहां से आया? s इज इक्वल टू r थीटा से आया। और इसमें थीटा किसके बराबर है? x ओवर l के। ठीक है, अब यहां से आपने पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो इस तरफ को लग रहा है वो mg साइन थीटा, वही मोशन कॉज कर रहा है। एम ए कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा। जी इस तरह से स्प्रिंग का भी करा देता हूं। अब इसमें साइन थीटा, फिर हमने कहा फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और फिर थीटा को रिप्लेस किया x ओवर l से, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। बेटा ये टीचर से एक दफा पढ़ लेने से कभी भी नहीं आती। ये डेरिवेशन जब तक अपने हाथ से आप 3-4 दफा नहीं करेंगे ये कभी पक्की नहीं होंगी। ये हम टीचरों की क्यों पक्की हैं? सब टीचरों की ये इसलिए पक्की हैं कि वो भी जो प्रैक्टिस ही करते हैं उनकी भी बार बार कर कर ही अच्छी होती है। और खुद भी जब वो सारे स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने ये चीजें 3-3 4-4 दफा की थी तो तब पक्की हुई थी। ये चीजें बार बार करने से पक्की होती है। इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? जी ओवर एल के, और ओमेगा किसके बराबर है? जी ओवर एल के। और टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर अंडर रूट जी ओवर एल। तो टाइम पीरियड किसके बराबर बन गया? एल ओवर जी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या है? ये टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? वो है जी 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। टाइम पीरियड उसकी नेचुरल एक फ्रीक्वेंसी। जब भी आप उसको डिस्प्लेस करेंगे वो उस फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। आगे चलते हैं। फरमाइश आई कि जी उसका भी आप सिंपल इलास्टिक स्प्रिंग का भी करा दें, वो भी करा देता हूँ। बेटा इसलिए आप पढ़ लो ये सारा कुछ कि मैंने आपको बताया ना, अब आपका ग्रेड आना A2 से। A2 में पहले मैंने आपको बताया 65 आउट ऑफ 100 पर थ्रेशोल्ड जाता था। अब आपके बारी मुझे लगता है जो कि A2 पर ही सारा कुछ डिपेंड करेगा। लोग जान मारेंगे A2 में आकर, सारा जोर मारेंगे तो ग्रेड थ्रेशोल्ड ऊपर उठेगी। ठीक है, ये देखें। और उसमें फिर 75 एंड अबव, तो उसमें फिर आपका नॉलेज बड़ा सुपीरियर होना चाहिए। ये मास और ये स्प्रिंग है। इस वक्त ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है, क्योंकि नेचुरल लेंथ पर है तो ये कोई एक्सटेंशन ये कुछ भी नहीं कर रहा, कोई फोर्स शोर्स नहीं लगा रहा। अब आप इसको खींच के लंबा कर दें ऐसे, यहां पर ये मेन पोजीशन पे था, ये इस तरह से हो गया, ये मास एम ऐसे हो गया। अब इस पर देखें एक्सटेंशन किस तरफ लगेगी, ये यूं एक्सटेंशन यूं, और इसे इस तरफ को फोर्स लगेगा। आपने जो फोर्स लगाया था वो था kx, हुक्स लॉ की वजह से। आपने जो फोर्स लगाया वो kx, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो माइनस kx। आपने जो स्प्रिंग फोर्स लगाया था हुक्स लॉ की वजह से वो kx, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो माइनस kx। और स्प्रिंग के लगाए हुए फोर्स को कहते हैं इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। इसको इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं जी? तो बता सकता है मुझे कि इसे इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं? स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ जाता है। जी ये स्प्रिंग को वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है, तो और उस कोशिश में ये कामयाब भी हो जाता है। ये इस तरह से होता है, जब आप अपना हाथ छोड़ देते हैं तो फिर इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स की हुक्मरानी होती है और स्प्रिंग इस तरफ को मूव करता है, और जब वो इस तरफ को मूव कर रहा होता है उस पर लगने वाला फोर्स यूं हो रहा होता है, यूं। अब अगर फोर्स यूं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी यूं ही हो रही है, और जब स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचता है तो उसने सफिशिएंट वो वेलोसिटी गेन कर ली होती है, और वो उस वजह से आगे यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ आगे बढ़ता है और स्प्रिंग को भरपूर अंदाज में कंप्रेस करता है। सर तो जी मैं सुन रहा हूं। तो उस पर फिर जो फोर्स लगता है वो यूं लगता है, और
जब फोर्स यूं लगता है तो एक्सेलरेशन भी फिर यूं होगी। जी मैं सुन रहा हूं। सर अगर पेपर में पूछे आप बीच में आके रुका क्यों नहीं, तो हम इनर्शिया का बोलेंगे या वेलोसिटी का बोलेंगे? इनर्शिया और वेलोसिटी का बेटा इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम तीनों का जिक्र कर सकते हैं कि जब वो सेंटर में होता है तो उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी होती है और वो अपने इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता, या जब वो सेंटर में पहुंचता है तो उसका सफिशिएंट मोमेंटम होता है और उस सफिशिएंट मोमेंटम की वजह से वो नहीं रुकता और आगे जाता है और वो यहां जाके कहीं रुकता है और फिर यहां से यूं इस तरफ को जाता है। और आप देखें उसकी जो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, उस पर ये उसकी मेन पोजीशन है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस तरह से होता है जनाब, इस तरह का फोर्स होता है और इसी तरह की उसकी एक्सेलरेशन होती है। ठीक है कि नहीं? और वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वाली एक्सेलरेशन आपने ऐसे प्लॉट कर दी थी, ये वाली एक्सेलरेशन ऐसे प्लॉट कर दी थी, ये वाली ऐसे, इस वाली को फिर ऊपर प्लॉट कर दिया था, इस एक्सेलरेशन को यूं यूं। तो जब ही तो वो ग्राफ इस तरह का वजूद में आया था जो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ बता रहा था। अच्छा, अब ये जो माइनस के एक्स ने सारा SHM का वजह बना, माइनस के एक्स ही सारी SHM का वजह बना। माइनस के एक्स को MA के बराबर पुट कर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। के और एम दोनों कांस्टेंट है, यहां से प्रूव हो गया कि ये बॉडी SHM परफॉर्म कर रही क्योंकि ये इस इक्वेशन को ओबे कर रही। और इसको फिर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड से करें तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? के ओवर एम के। ओमेगा किसके बराबर है? के ओवर एम के। ओमेगा किसके बराबर है? के ओवर एम के। अब अगर ओमेगा के ओवर एम के बराबर है तो टाइम पीरियड किसके बराबर है? टाइम पीरियड बेटा किसके बराबर है? 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर अंडर रूट के ओवर एम, ये अंडर रूट एम ओवर के। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के के बराबर है। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? एम ओवर के, ये 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर। ये जनाब आपके पास था मास अटैच टू द स्प्रिंग। और इसमें आगे चलें, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर ये दो स्प्रिंग हो और ये मास इनके बीच में हो और ये यूं यूं वाइब्रेट कर रहा हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका अगर K2 हो तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट M ओवर K1 प्लस K2। और अगर ये दोनों का K1 और K2 बराबर हैं तो ये होगा 2 पाई अंडर रूट M ओवर 2K। जी बेटा, ये बात फिर से बता दें। जी मैंने कहा अगर दो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका K2 है, तो फिर उधर जो फार्मूले में आएगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K था, तो दोनों का K इकट्ठा आ जाता है, ऐड हो जाता है, K1 प्लस K2 बन जाता है। और अगर फर्ज करें कि दोनों K1 और K2 बराबर हैं, K के बराबर है, तो K प्लस K2K हो जाता है। तो दो स्प्रिंगों के साथ टाइम पीरियड इस तरह से आएगा। कोई मसला? जी मैं सुन रहा हूँ। अगर एक साइड 2 एक साइड 1 और टोटल 3 हो तो तीनों का ऐड होगा। यार वो अब उस बहस में मत पड़ो, बात लंबी हो जाएगी। ठीक है क्या? यार आप यहां पर मेरी एक बात सुन ले बेटा, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपसे एक बात कर रहा हूं।